हेलो थिंकर्स, स्वागत है आपका आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एडिटोरियल डिस्कशन है भारत का समुद्री सुरक्षा प्रतिमान, इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी पैराडिज्म। ये टॉपिक प्रीलिम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रीलिम के बहुत सारे जो टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे। ये सारे टॉपिक प्रीलिम के कवर हो जाएंगे, साथ ही साथ मेंस के भी कई सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। जाते हैं अपने आर्टिकल की ओर। जब आप मेंस में लिखोगे तो मेंस में लिखने के लिए आपको इसकी प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन देना होगा। तो वहाँ आप लिख सकते हो कि चार्ल्स डार्विन के बारे में तो आप सब जानते होंगे। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति मजबूत है वो समय के साथ अस्तित्व रखेगा या नहीं रखेगा ये ज़रूरी नहीं है, बट जो व्यक्ति जो समय के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेगा ना, वो अपना अनुकूलन या भविष्य में अस्तित्व जरूर बनाए रखेगा। तो अस्तित्व वही रखेगा, समय के साथ अनुकूलन बनाए रखेगा। चीज़ आपको समझ में आ गई। और ये समुद्री क्षेत्र से रिलेटेड जो समुद्री सुरक्षा है उसकी दृष्टि से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्री सुरक्षा के लिए भी अगर भारत को अपना समुद्री सुरक्षा मजबूत रखना है और अपने आप को वर्चस्व में रखना है, तो समुद्री सुरक्षा को अभी की प्रासंगिक अपनी टाइम के साथ में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, और समय के साथ साथ उसको भी इसी अकॉर्डिंग ढलना होगा। ऐसा आप अलग प्रकार से इंट्रोडक्शन दे सकते हो। चलते हैं, जानते हैं सबसे पहले कि भारत के लिए समुद्री सुरक्षा इतने इम्पोर्टेंट है क्यों, भारत के लिए समुद्री सुरक्षा का महत्व क्या है। तो समुद्री सुरक्षा के महत्व की बात करें, भारत की टोटल 7000 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है। तटरेखा भारत की कितनी है? 7000 किलोमीटर की है। ठीक है, इसमें समुद्री डाकू जैसे कि पायरेसी हो सकती है, टेररिज्म आतंकवाद हो सकता है, तस्करी हो सकती है, इलीगल फिशिंग हो सकती है, और इन्वायरमेंटल डैमेज भी हो सकता है। और इन सब जो डैमेज हैं इनके प्रति भारत की जो कोस्टल लाइन है वो संवेदनशील है। अगर इसे बचाए रखना है तो भारत को इन सभी चैलेंजेस से लड़ना जरूरी है। इसके साथ साथ भारत अपना 70% जो ट्रेड है ना उस समुद्री रास्ते से करता है। भारत अपने ट्रेड का 70% जो पार्ट है वो सी रूट से करता है। भारत का ज़्यादातर ट्रेड है वो सी रूट से होता है। उसके अलावा तो भारत का ट्रेड बहुत कम होता है, सबको पता ही होगा। और भारत अपना जो एनर्जी है ना, ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए भी खाड़ी देशों पर निर्भर है। खाड़ी देशों से तेल मंगवाता है भारत, रसिया से मंगवा भी रहा है। तो ये कहाँ से आता है? बिना सी रूट के तो आ ही नहीं सकता है। तो भारत अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी सी रूट पर निर्भर करता है। इस परिदृश्य में भारत है ना वो सी रूट पे काफ़ी निर्भर करता है। इसलिए भी भारत के लिए ये सी रूट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समुद्री सुरक्षा भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ भारत है ना इंडियन ओशियन रीजन में काफ़ी अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रखता है। इंडियन ओशियन रीजन में भारत सालों से अपना दबदबा बनाया हुआ था और इसमें काफ़ी भारत के इंटरेस्ट है। अगर भारत की जो समुद्री सुरक्षा है वो कमज़ोर पड़ गई तो भारत अपना इंटरेस्ट खो बैठेगा। इसीलिए भी भारत को समुद्री सुरक्षा का महत्व है कि अगर अब आसपास के रीजन में अपना दबदबा कायम रखना है तो समुद्री सुरक्षा को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये तो समुद्री सुरक्षा के बारे में। तो भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है समुद्री सुरक्षा। अब जानते हैं भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ, कौन कौन से चैलेंज भारत फेस कर रहा है समुद्री सुरक्षा के रिलेटेड, या कौन कौन सा भविष्य में कर सकता है। तो पहले बात करते हैं असिमेट्रिकल टेक्निक्स। अभी वर्तमान में कुछ ऐसी टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है युद्ध के टाइम में, वॉर के टाइम में, जैसे कि जिसे असिमेट्रिकल टैक्टिक्स कहते हैं। लाइक रसिया द्वारा ब्लैक सी है ना, ब्लैक सी में रसिया द्वारा यूक्रेन पर अटैक किया गया और इस प्रकार की टेक्निक यूज की कि सी की ओर से अटैक किया गया और यूक्रेन को पूर्णतः ब्लॉक कर दिया गया। तो ये टैक्टिक एक असिमेट्रिक, पहले ऐसी टेक्निक नहीं यूज़ होती थी। आज सी के माध्यम से भी अटैक होता है और अलग अलग टेक्निक का यूज़ करके। और इसके अलावा चाइना द्वारा भी समय समय पर इस प्रकार की टेक्निक का यूज़ किया जाता है। चाइना साउथ चाइना सी है, वहाँ पे इस टैक्टिक का यूज़ करके आसपास के जो देश है उसे परेशान करता है और इस प्रकार की एक्टिविटी करता है। ये जो ट्रेडिशनल जो होता था ना वॉर, उससे अलग प्रकार का ये वॉर है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। इसके अलावा एक और चीज़ जो अभी समस्या फेस कर रहा है सुरक्षा की दृष्टि से, वो है ग्रे जोन वॉरफेयर। अब ग्रे जोन वॉरफेयर क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो एक तो ट्रेडिशनल वॉरफेयर होता है, एक नॉन ट्रेडिशनल होता है। परंपरागत तरीके से क्या होता है, डायरेक्ट जाके वॉर होती थी। नॉन परंपरागत में क्या होता है, लाइक साइबर अटैक कर दिया, ये सब होता है। ये दोनों के बीच का होता है। इसमें डायरेक्ट वॉर भी नहीं होता, साइबर अटैक भी नहीं होता है। ये गुप्त तरीके से वॉर किया जाता है। इसमें कोवर्ट ऑपरेशन चलाए जाते हैं,
जैसे यूएसए द्वारा SEZ का उल्लंघन करना और कुछ ऐसी एक्टिविटी करना जिससे किसी देश की सॉवरेनिटी का उल्लंघन होता है। ये पूर्ण तो वॉर भी नहीं होता है बट उसकी सॉवरेनिटी का उल्लंघन भी हो जाता है। चीज़ समझ में आ गई। फिर लड़ाई के लिए जब पहले तो क्या डायरेक्ट अटैक होता था गन वगैरह से, आज ड्रोन का भी उपयोग होता है, कॉम्बैट ड्रोन का यूज़ किया जाता है जो सी के लिए समुद्री सुरक्षा के लिए एक प्रकार का थ्रेट है। साथ ही साथ में समुद्र से आज लैंड पर अटैक करने वाली कई मिसाइलें बनाई गई है। ये भी एक प्रकार का नया चैलेंज बन के ऊपर के आया है भारत के समक्ष। किसी भी देश की समस्या है लेकिन अपन को भारत की बात कर रहे हैं तो अपने लिए भारत का इम्पोर्टेंट है। और कुछ नॉन पारंपरिक यानी अपारंपरिक तरीके हैं, उसमें कौन कौन से हैं? नॉन कन्वेंशनल तरीके भी है। मतलब ये तो अपन बात कर रहे थे कन्वेंशनल, इसमें अभी परंपरागत ये तरीके थे जिसमें तो चैलेंज है ही। कुछ कुछ अपरंपरागत भी है जो नए तरीके नहीं है, जो पहले भी चलते थे। उसकी बात करें तो उसमें कौन कौन से? इलीगल फिशिंग, अवैध मत्स्य ग्रहण। इसमें क्या होता है? अवैध मत्स्य ग्रहण वो समुद्री सुरक्षा के लिए कैसे खतरा हो सकता है? तो अवैध मत्स्य ग्रहण से क्या होता है कि वहाँ पर जो रिसोर्सेस होता है, जो मछली का अवैध अगर आप इलीगल फिशिंग करोगे तो कुछ रिसोर्सेस वहाँ पे मिल गए तो उसका भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये भी चैलेंज हो सकता है। कोई आतंकवादी भी इस प्रकार की गतिविधि कर सकता है। तो ये अवैध मत्स्यकरण एक प्रकार का समुद्र के लिए सुरक्षा ही है। ठीक है। इसके साथ साथ प्राकृतिक आपदा है। अब इससे तो आप रोक भी नहीं सकते हो, है ना, ये तो प्राकृतिक है। प्राकृतिक आपदा है, इससे तो आप रोक भी नहीं पाते हो। जैसे चक्रवात है, सुनामी है, इस प्रकार की गतिविधि आई तो ये समुद्र के लिए भी चैलेंजेस उत्पन्न कर सकती है। तो ये भी एक प्रकार का चैलेंज है भारत के लिए या किसी भी देश की समुद्री सुरक्षा के लिए एक प्रकार का चैलेंज है। समुद्र में प्रदूषण, ये तो चैलेंज है ही। अगर तेल का रिसाव होता है या प्लास्टिक अपशिष्ट का होता है तो एक चैलेंज बन सकता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, पर जो प्रोडक्ट होते हैं ना, मदिरा वगैरह, लाइक इलीगल शराब वगैरह है, तो उसका भी ट्रैफिकिंग होता है। तो ये भी एक प्रकार का इलीगल ट्रैफिकिंग ही है। तो इससे भी समुद्री सुरक्षा वो खतरे में पड़ सकती है। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट चेंज होगा जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर राइज होगा। तो इसमें जो टेम्परेचर राइज होगा तो सी लेवल राइज होगा। इसमें जो ऐसे देश हो गए, छोटे देश हैं या आइलैंड कंट्री है, तो वो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का समुद्री चैलेंज ही है। तो हमने कौन कौन से चैलेंज डिस्कस करें? पहले तो करे हैं कि चैलेंज में जो कन्वेंशनल अलग प्रकार के, जो हमने पहले परंपरा से नहीं चले आ रहे थे, उसमें एसिमेट्रिकल टैक्टिक यूज़ किया जा रहा है युद्ध के लिए। ग्रे जोन वेयरफेयर यूज़ किया जा रहा है। लड़ाकू ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है। फिर लैंड अटैक मिसाइल है, ये भी एक प्रकार का चैलेंज है। फिर अपरंपरागत की बात करें तो अवैध रूप से मत्स्यकरण हो रहा है, इलीगल फिशिंग का। फिर नेचुरल डिजास्टर लाइक चक्रवात, सुनामी, ये भी एक चैलेंज है। फिर समुद्री प्रदूषण, ये भी एक चैलेंज है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये प्रकार के चैलेंजेज है। इसके साथ साथ जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे एक जीरो सम कंपटीशन चल रहा है। ये एक चैलेंज बन के ऊपर के आया। अब जीरो सम कंपटीशन क्या है? इसमें दो बड़े बड़े शक्तिशाली देश लाइक यूएसए और चाइना, इन दोनों के बीच में तकरार बढ़ रहा है। यूएसए सोचता अपना फ़ायदा हो, चाइना का नुकसान हो, चाइना का फ़ायदा हो, चाइना सोचता है, तो उसमें यूएसए का एक का फ़ायदा दूसरे के लिए नुकसान है। तो इन दोनों देशों के बीच में कंपटीशन बढ़ रहा है। इससे क्या होता है? आसपास के जो विकासशील देश है, छोटे देश है, उनको इससे नुकसान होता है। तो जीरो सम कंपटीशन इसमें क्या है कि जो देश इससे डील करते हैं उनके बीच में तो कंपटीशन है नहीं, और लेकिन वो बिना फालतू फंस रहे हैं दो अलग अलग देशों के बीच में, क्योंकि वह अपना वर्चस्व स्थापित करना, जैसे यूएसए और चाइना है, वो आसपास के जो समंदर है वगैरह वहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, और बाकी देश है वो वैसे ही परेशान हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार के चैलेंज बन के उभर के आया। अब जो भारत में जो इसके अलावा भी कुछ चैलेंज भारत फेस कर रहा है या कोई भी समुद्र जो देश है वो फेस कर सकता है, जैसे कि समुद्र से संबंधित जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन, उससे भी रिलेटेड कुछ चैलेंजेस है। लाइक अब सभी देश हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है। अगर भारत है कोई समस्या फेस कर रहा है, सेम समस्या फेस कर रहा है आसियान, जैसे कि चाइना है वो अपना एग्रेशन बढ़ाता जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, साउथ चाइना सी में, फिलीपींस वगैरह को बार बार परेशान करता है, वियतनाम को परेशान करता है। लेकिन आसियान इससे परेशान होते हुए भी चाइना के खिलाफ बोलने का वो साहस नहीं जुटा पा रहे, और लेकिन उनकी इच्छा भी नहीं है। साहस तो नहीं बोलेंगे लेकिन उनकी इच्छा भी नहीं है। तो ये भी एक प्रकार का चैलेंज है कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है। सेम समस्या फेस कर रहे हैं बट उसको चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ में दोनों देश सहयोग की अनिच्छा, आपस में इच्छा ही नहीं है कि एक दूसरे की हेल्प की जाए। सूचना साझेदारी, यूएसए और इंडिया के बीच में इन्फॉर्मेशन शेयर की एक एग्रीमेंट हो चुका है, बट ये दोनों देश, बहुत कम चांस है कि दोनों देश एग्रीमेंट को पूर्णतः निभाते हैं या अपनी जो सूचना एक दूसरे को शेयर करते हैं। बहुत कम शेयर की जाती है इन्फॉर्मेशन को। तो एक चैलेंज ही है, इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं की जाती। अब क्या भारत के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं
इस समस्या को समाधान करने के लिए। तो हाँ, भारत के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता को बढ़ाना। समुद्री सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, कौन कौन सी है? भारतीय नौसेना, ठीक है, तटरक्षक में कोस्टल गार्ड होते हैं ना, वो मैरीटाइम पुलिस है, इनकी मॉडर्नाइजेशन भारत द्वारा किया गया है। इनकी मॉडर्नाइजेशन से क्या होगा कि ये कोस्टल रीजन को अच्छे से सिक्योर कर सकेंगे। और इनको पनडुब्बी है, विमान वाहन है, हेलीकॉप्टर है, रेडार है, सैटेलाइट है, इन सभी के माध्यम से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एडवांसमेंट किया गया ताकि अच्छे से समुद्र की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ तटीय मतलब कोस्टल और ऑफशोर रीजन में तकनीकी का जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, जैसे कि तटीय निगरानी नेटवर्क, कोस्टल सर्विलांस नेटवर्क, फिर है नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क, फिर है नेशनल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, राष्ट्रीय स्वचालित पहचान परियोजना। इसके साथ साथ एक और योजना है, राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता परियोजना, नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोजेक्ट। भारत के द्वारा कौन कौन सी टेक्नोलॉजिकल जो योजनाएं चलाई जा रही है मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है उसे बूस्ट करने के लिए या मैरीटाइम सिक्योरिटी को अच्छे से काम बढ़ाने के लिए, तो भारत के द्वारा कई योजना चलाई जा रही है पैसे, जैसे कोस्टल सर्विलांस नेटवर्क पहली, दूसरी है नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क, फिर तीसरी है नेशनल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, चौथी है नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोजेक्ट। इस प्रकार की परियोजना चलाई जा रही है। इसके साथ साथ इंटर एजेंसी समन्वय तंत्र की भी स्थापना की, इंटर एजेंसी समन्वय तंत्र की स्थापना की गई। ये क्या करेगा? ये समुद्री और तटीय कोस्टल सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन करेगा, और ये गठन है वो एजेंसी है उनके बीच में समन्वय स्थापित करेगी। इसमें नेशनल कमेटी फॉर स्ट्रेंथन मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी, फिर नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, जॉइंट ऑपरेशन सेंटर, कोस्टल सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, इस प्रकार की बॉडीज की गठन किया जाएगा और किया गया है, और जो बूस्ट करने में काम करे, समुद्री सुरक्षा उसे बूस्ट करने का कार्य कर रही है। इसके साथ साथ भारत ने मछुआरे जो होते हैं ना, वो इलीगल फिशिंग वगैरह करते हैं, तो उनको जो तट होते हैं कोस्टल रीजन, उनके साथ में यूनिफिकेशन की गई है, और उनको अलग से एक बायोमेट्रिक पहचान पत्र दिया गया है कि अगर आप भारत के रीजन में आप फिशिंग करना चाहते हो तो ये आपका बायोमेट्रिक है, पहचान पत्र है, इससे दिखाकर आप वहाँ से फिशिंग कर सकते हो। साथ ही साथ में उनको ट्रांसपोंडर और चेतावनी भी दी गई, चेतावनी जैसे दिया गया सिस्टम, उनको सिस्टम दिए गए चेतावनी के लिए कि अगर वो अपना लाइन क्रॉस करे या दूसरे देश की सीमा में जाए तो उनको पता चल जाए। इनमें जागरूकता जागरूकता बढ़ाने का भी कार्य किया गया, एजुकेशन देने का भी कार्य किया जाए, और भी कई सारे कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ भारत कुछ और प्रोजेक्ट चला रहा है, जैसे कि क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा विकास, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर प्रोजेक्ट चला रहा है। सागर की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर। इसके अलावा इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम IONS चला रहा है। इसके अलावा इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ये IORAB प्रोजेक्ट चला रहा है। और भी चैलेंजेस को दूर करने के लिए क्या कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं? जी हाँ, क्वाड है, फिर आसियान रीजनल फोरम है, ऐसे जो ग्रुप है, क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और जो आसियान रीजनल फोरम है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, ऐसे जो लाइक माइंडेड ग्रुप है, लाइक बायलैटरल हो सकते हैं, ट्राइलेटरल हो सकते हैं, इनका जो समान विचारधारा है, इनको साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आपस में और सहयोग को बेहतर बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ में आपस में वार्तालाप बढ़ाने चाहिए, सुरक्षा साझेदारी को और बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए जो समान हो, इक्वल हो, और जो UN के अनक्लोज है ना, कौन सा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, UN क्लोज है, उसके बेस पर आधारित हो, उसी के नियमों के आधारित हो, और ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए। अगर दो देशों के बीच में कोई समस्या है तो उस कोड ऑफ कंडक्ट के आधार पर उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। फिर जो कोस्टल जो गार्ड होते हैं उनको और स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, और जो एजेंसी है उनकी भूमिका को भी बढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार से भारत की जो कोस्टल रीजन है उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सकता है और भविष्य से आने वाले खतरों से निपटा जा सकता है। निष्कर्ष फाइनली ये कहा जा सकता है, भारतीय समुद्री सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध, भारत अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, और इसने उभरते हुए परिदृश्य में आगे बढ़ने के लिए सागर, IONS जैसी कई पहल चला रखी है। भारत अपनी क्षमता का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग न केवल इसकी तटरक्षा करता है, बल्कि विश्व में वैश्विक समुद्री स्थिरता में भी योगदान देता है।
सुरक्षित समुद्र का दृष्टिकोण भारत की एक ऐसी भविष्य की और आगे सुरक्षित समुद्र का दृष्टिकोण भारत को एक ऐसी भविष्य की ओर आगे बढ़ाता है जो अनुकूलित और सहयोग के महत्व को बढ़ावा देगा। इसके संबंधित एक क्वेश्चन भी है कि समुद्री सुरक्षा में विद्यमान चुनौतियाँ क्या क्या है, भारत इस चुनौतियों का मुकाबला किस प्रकार से करेगा और किस प्रकार से इसे टैकल कर सकता है। डिस्कस द चैलेंजेस, ऑब्जर्व द मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड हाउ कैन इंडिया बी इनहेंस्ड एंड रेजिलियंस इन द फेस ऑफ दिस चैलेंजेस। तो आपको सबसे पहले ये दिखाना है कि भारत किस प्रकार की समुद्री जो चैलेंज है वो फेस कर रहा है, तो हमने अभी डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद में कैसे डील करेगा वो भी हमने पढ़ा है, तो इसके माध्यम से आप आंसर दे सकते हो। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।